नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महेश बर्णवाल विश्व के इतिहास में अध्याय 60 को, जो कि है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज इस चैप्टर को। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए और हमारे वीडियो को और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले देखेंगे कि कैसे विश्व युद्ध का आरंभ होता है। सबसे पहले उसको देखेंगे। तो युद्ध का आरंभ से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, 1 सितंबर 1939 को हिटलर की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और युद्ध की घोषणा के बावजूद ब्रिटेन और फ्रांस में से कोई भी पोलैंड की मदद के लिए नहीं पहुंचा। 3 हफ्ते में पोलैंड परास्त हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने पश्चिम में भी कोई सैनिक कार्रवाई आरंभ नहीं की थी। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था, लेकिन अभी भी वह पूरब में यूरोप के एक छोटे हिस्से तक सीमित था। युद्ध की घोषणा के बाद लगभग 1 महीने तक छोटी मोटी नौसैनिक झड़पों को छोड़कर ब्रिटेन और फ्रांस की जर्मनी के साथ कोई वास्तविक लड़ाई नहीं हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के इस दौर का इतिहास में वाक युद्ध कहा गया था। ठीक है, अब देखिए, पूर्वी पोलैंड और बाल्टिक राज्यों पर सोवियत का कब्जा। सोवियत से आप याद रखिएगा कि जो रशिया है, उसमें जब कई सारे राज्य मिले हुए थे तब उस समय इसको सोवियत कहा जाता था। तो देखिए, इसमें किस प्रकार से सोवियत ने कब्जा किया था। देखिए, पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के कुछ दिन बाद सोवियत संघ ने पोलैंड के उन पूर्वी हिस्सों पर कब्जा कर लिया जो पहले रूसी साम्राज्य के यूक्रेन तथा बेलारूस प्रदेश में शामिल थे। नवंबर 1939 में सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच लड़ाई छिड़ गई, और यह लड़ाई मार्च 1940 में सोवियत फिनिश शांति संधि के साथ समाप्त हुई। इस संधि से सोवियत संघ को एक नौसैनिक अड्डा और फिनलैंड के उत्तर में कुछ प्रदेश मिल गए, और इस बीच सोवियत संघ ने लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया के बाल्टिक राज्यों पर कब्जा कर लिया। आगे देखिए, ये रूसी साम्राज्य का अंग रह चुके थे और प्रथम विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए थे। अगस्त 1940 में इन देशों में सोवियत गणतंत्र स्थापित दिए गए। वे सोवियत संघ का हिस्सा बन गए थे। आगे देखिए, अब देखिए, डेनमार्क और नॉर्वे की विजय किस प्रकार होती है। 9 अप्रैल 1940 को हिटलर ने डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला कर दिया। डेनमार्क ने बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया, और जून तक नॉर्वे के फांसीवादियों के सक्रिय सहयोग से जर्मनी ने उसे भी परास्त कर दिया। नॉर्वे के फांसीवादियों को कीवस्लिंग कहा गया, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो शत्रु सहयोगी हो और विदेशी शक्ति को अपने देश पर अधिकार करने में सहायता करे, और विदेशी शासकों को कठपुतली बनकर प्रधानमंत्री इत्यादि बन जाए। तो एक तरह से क्या कहते हैं, उस शासक के क्या कहते हैं पूरे कब्जे में आ जाए और उसका सहयोग करे, और एक तरह से देश के प्रति जो है गद्दारी का काम करे। आइए आगे देखेंगे। डेनमार्क और नॉर्वे की विजय से हिटलर को उत्तरी यूरोप में महत्वपूर्ण वायुसैनिक और नौसैनिक अड्डे मिल गए थे। अब देखिए, बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस का आत्मसमर्पण। अब देखिए, 10 मई 1940 को जर्मनी ने नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस पर आक्रमण किया। नीदरलैंड ने 5 दिनों में और लग्जमबर्ग ने चंद घंटों में आत्मसमर्पण कर दिया। बेल्जियम के राजा ने आक्रमण के 17 दिन बाद 28 मई 1940 को अपनी सेना को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। 26 मई 1940 को लगभग 3.5 लाख ब्रिटिश, फ्रांसीसी और बेल्जियमी सैनिक, अर्थात जिन बेल्जियमी सैनिकों ने समर्पण करने से इनकार कर दिया था, का जो पीछे हटकर डकार चले गए थे, मैदान खाली करने का सिलसिला आरंभ हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस में राजनीतिक परिवर्तन हो चुके थे, और 10 मई 1940 को चैम्बरलेन ने त्यागपत्र दे दिया था, और उसके स्थान पर विंस्टन चर्चिल को एक संविदा सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। आगे देखिए, मार्च 1940 में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री दलादियार को अपदस्थ करके उनके स्थान पर पाल रेनो को प्रधानमंत्री बनाया गया। इस समय के फ्रांसीसी मंत्रिमंडल के अध्यक्ष अधिकांश सदस्य पराजयवादी, यानी ऐसे लोग थे जो हिटलर के सामने आत्मसमर्पण करने के पक्ष में थे। 9 जून को फ्रांसीसी सरकार ने पेरिस का त्याग कर दिया, और 14 जून को पेरिस पर जर्मन सेना का कब्जा हो गया। इस समय फ्रांसीसी सरकार का प्रधान मार्शल हेनरी फिलिप पेंटा था, और 22 जून को पेंटा की सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार अल्सास लॉरेन को जर्मनी ने अपने राज्य में मिला लिया था।
उत्तरी फ्रांस पर जर्मन सेना ने कब्जा कर लिया और पेटा सरकार को लगभग आधे फ्रांस पर नियंत्रण रखने दिया गया। जब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था उस समय चार्ल्स डिगोल फ्रांसीसी सेना में कर्नल थे और फ्रांसीसी सरकार के आत्मसमर्पण के बाद वह बचकर भाग निकला था। आगे देखिए, डिगाल के नेतृत्व में फ्रांस का स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ हुआ और नाजी जर्मनी से लड़ने के लिए ब्रिटेन में एक फ्रांसीसी सेना तैयार की गई। फ्रांस के जिस हिस्से पर पेटा सरकार का शासन था और जो नाजियों के साथ सहयोग कर रहा था वह विदेशी फ्रांस के नाम से जाना जाता था। तो देख सकते हैं कि हर देश में जो है नाजियों का मतलब बाहरी लोगों का सहयोग करने वाले भी लोग होते हैं और बाहरी लोगों के विरोध में भी कई लोग होते हैं, तो ये चलता रहता है। आगे देखिए, ब्रिटेन की लड़ाई। तो लगभग पूरे पश्चिमी यूरोप को जीत लेने के बाद जर्मनी की योजना ब्रिटेन पर आक्रमण करने की थी। इसे सी लायन का सांकेतिक नाम दिया गया और ब्रिटेन पर आक्रमण करना तभी संभव था जब जर्मनी इंग्लिश चैनल पर नियंत्रण स्थापित कर लेता, जिससे पार करके ही जर्मन सेना ब्रिटेन में पहुंच सकती थी। जर्मन बम वर्षक और युद्ध विमानों ने ब्रिटिश बंदरगाहों, हवाई अड्डों तथा विमान कारखानों पर बमबारी शुरू कर दी और इन दोनों देशों के विमानों के बीच इंग्लिश चैनल तथा ब्रिटेन के शहरी और बंदरगाहों के ऊपर जमकर युद्ध हुए। जर्मन वायुसेना को ब्रिटेन की वायुसेना से अधिक नुकसान हुआ था। तो अभी हमने देखा कि जर्मन वायुसेना को ब्रिटेन की वायुसेना से अधिक नुकसान हुआ था और ब्रिटेन के प्रबल प्रतिरोध के कारण जर्मनी ने वहां की जनता के नैतिक बल को तोड़ने की आशा से ब्रिटेन के बड़े नगरों खासकर लंदन पर रात में हवाई हमले करना शुरू कर दिया और जवाब में ब्रिटेन ने भी जर्मनी पर जो है हवाई हमले शुरू कर दिए। आगे देखिए क्या होता है। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच की हवाई लड़ाई को इतिहास में ब्रिटेन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अपने ओजस्वी भाषणों से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन की जनता के नैतिक बल को बुलंद रखा और ब्रिटेन वासियों ने अपने हवाई अड्डे की हिफाजत करने में कामयाबी हासिल की और उन्हें कभी भी कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंचने दी। ब्रिटिश प्रतिरोध के फलस्वरूप ऑपरेशन सी लायन अनिश्चित काल के लिए टल गया और नवंबर 1940 से लंदन पर जर्मन हवाई हमले कमोबेश बंद हो चुके थे। युद्ध यूरोप के कुछ हिस्सों, अन्य हिस्सों और अफ्रीका में फैल चुका था और 27 दिसंबर 1940 को जर्मनी, इटली और जापान ने एक त्रिपक्षीय संधि की और इस संधि के अनुसार प्रत्येक देश ने बाकी दो देशों को किसी तीसरी शक्ति द्वारा उन पर हमला होने पर सहायता देने का वचन दिया। जर्मनी और इटली ने जापान के बृहत्तर पूर्व एशिया सह समृद्धि क्षेत्र का निर्माण करने का दावा स्वीकार किया और अक्टूबर 1940 में इटली ने यूनान पर आक्रमण किया। नवंबर 1940 और मार्च 1941 के बीच जर्मनी ने हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया और बुल्गारिया को भी त्रिपक्षीय गुट में शामिल कर लिया और ये देश जर्मनी, इटली और जापान के मित्र देश बन गए थे। आगे देखिए, इस समय तक हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया था। अप्रैल में जर्मन सैनिक यूगोस्लाविया और यूनान भेजे गए और यूनान ने अपने ऊपर इटली के हमले को नाकाम कर दिया। अब जर्मन सेना की मदद से यूगोस्लाविया और यूनान दोनों परास्त कर दिया गया और जून 1941 तक जर्मनी और इटली रूस तथा ब्रिटेन को छोड़कर पूरे यूरोप को जीत चुके थे। दिसंबर 1940 तक अंग्रेज न केवल अफ्रीका के अपने सभी उपनिवेशों को फिर से जीत लेने में सफल हो गए थे, बल्कि लीबिया को छोड़कर बाकी सभी अफ्रीकी देशों से इतालवी सेना को खदेड़ देने में भी कामयाब हो गए थे। फरवरी 1941 में जर्मन अंग्रेजों के खिलाफ अफ्रीका में दूसरा अभियान आरंभ कर दिया गया। अब देखिए, सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण। तो जर्मनी जो है वो सोवियत पर भी आक्रमण करता है। अब देखिए किस प्रकार से वो करता है और किस प्रकार से कार्यक्रम पूरा होता है। युद्ध के बारे में देखेंगे अब। जर्मन आक्रमण सोवियत संघ में। हिटलर हमेशा से मानता रहा है कि उसे असली लड़ाई सोवियत संघ के खिलाफ लड़नी होगी। उसका विश्वास था कि सोवियत संघ के विशाल संसाधनों को जीत लेने से जर्मनी अभेद्य हो जाएगा और उसे सभी महादेशों के साथ लड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। सोवियत संघ को जीतने का लक्ष्य जर्मनी के दूसरे सैनिक अभियानों के लक्ष्य से बहुत भिन्न भी था। हिटलर का इरादा इस लड़ाई को विनाश की संपूर्ण लड़ाई का रूप देने का था। हिटलर का इरादा यूराल से पश्चिम के प्रदेशों में विशुद्ध आर्य रक्त के यानी जर्मन नस्ल के 10 करोड़ लोगों को बसाने का था। आगे देखिए, सोवियत संघ पर आक्रमण की योजना 1940 के आरंभ से ही बनाई जाने लगी थी। उसे ऑपरेशन बारबरोसा की सांकेतिक संज्ञा दी गई। लाल सेना के नाम से विख्यात सोवियत सेना के बारे में हिटलर की राय बहुत खराब थी। उसे वह एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। योजना के अनुसार सोवियत संघ को 9 या ज़्यादा से ज़्यादा 17 हफ्तों के अंदर जीत लेना था।
और युद्ध की किसी औपचारिक घोषणा के बिना 22 जून 1941 को जर्मन टैंक लेनिनग्राड, मॉस्को और कीव की ओर जाने वाले 3000 किलोमीटर से अधिक लंबे मोर्चे से होकर तेजी से आगे बढ़े। सोवियत सेना लगातार पीछे हटती रही और जर्मन सेना ने कीव, स्मोलैंड तथा ओडेसा पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने सर्दी शुरू होने से पहले ही सोवियत संघ के खिलाफ अपने युद्ध को अंतिम परिणति तक पहुंचा देने की आशा की, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी और शीघ्र ही भयावह रूसी ठंड आरंभ हो गई और नवंबर के मध्य तक मॉस्को पर आक्रमण को रोकना पड़ा। नवंबर के अंत तक तापमान शून्य से 40 डिग्री नीचे आ गया, मतलब -40 डिग्री, जिसे जर्मनी के काफ़ी सारे भारी साज सामान बेकार हो गए। जर्मन सिपाहियों को इतने कपड़े नहीं दिए गए थे कि वे रूस की सर्दी को झेल पाते और दिसंबर में सोवियत प्रत्याक्रमण आरंभ हुआ और जनवरी तक जर्मन सेना को मॉस्को से खदेड़ दिया गया। ऑपरेशन बारबोसा विफल हो चुका था, लेकिन जर्मनी की पूर्ण पराजय अभी भी देर थी। अब देखिए, संयुक्त राज्य का प्रवेश होता है युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में जब संयुक्त राज्य का प्रवेश होता है युद्ध में, तो क्या क्या कहते हैं, जो युद्ध होता है वो संयुक्त राज्य के पक्ष में चला जाता है और जो उसके साथी राज्य होते हैं, जिनको मित्र राष्ट्र भी कहते हैं, वो जीत जाते हैं। अब देखिए, शुरू करते हैं इस युद्ध में भी जब संयुक्त राज्य की एंट्री होती है। जब तृतीय विश्व युद्ध छिड़ा, उस समय संयुक्त राज्य ने अपने को तटस्थ घोषित कर दिया था। क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हो गया था आर्थिक दृष्टि से संयुक्त राज्य का। ठीक है, आगे देखिए, सुडेटनलैंड को लेकर चलने वाली वार्ता में संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने चैम्बरलेन की पुष्टिकरण की नीति का समर्थन किया था। मतलब किसी भी पल्ले नहीं रहना, ना इस पल्ले ना उस पल्ले, लेकिन स्थिति ऐसी बनती है कि शामिल होना पड़ता है। इस युद्ध में ज़्यादातर अमेरिकी ब्रिटेन से सहानुभूति रखते थे। ब्रिटेन को संयुक्त राज्य से शस्त्रों की नकद खरीदी करने दी गई थी। धीरे धीरे ब्रिटेन के प्रति संयुक्त राज्य का समर्थन बढ़ता गया और मार्च 1941 में संयुक्त राज्य की कांग्रेस संसद ने एक कानून पास किया, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह ऐसे किसी भी देश को उधार या पट्टे पर शस्त्र दे सकता है जिसकी रक्षा वह संयुक्त राज्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण समझे। इसे उधार पट्टा व्यवस्था, लेंड लीज सिस्टम, ठीक है, लेंड लीज सिस्टम की संज्ञा दी गई थी और अब ब्रिटेन की संयुक्त राज्य से बड़े पैमाने पर शस्त्र आदि प्राप्त होने लगे थे। देखिए, नवंबर 1941 में अमेरिकी उधार पट्टा व्यवस्था सोवियत संघ पर भी लागू कर दी गई और अगस्त 1941 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिकी प्रधानमंत्री रूजवेल्ट, जो 1940 में तीसरी बार इस पद पर चुने गए थे, कौन, रूजवेल्ट, ने अपनी अगस्त 1941 की मुलाकात के बाद एक घोषणा जारी की। यह घोषणा अटलांटिक चार्टर, मतलब अटलांटिक घोषणा पत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई और इस घोषणा पत्र में कुछ सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, जिनके आधार पर विश्व के लिए बेहतर भविष्य की रचना की जा सकती थी। दोनों देशों ने कहा कि हम कोई प्रादेशिक या अन्य प्रकार का लाभ नहीं चाहते और न देशों की स्थिति में ऐसे परिवर्तन चाहते हैं जो संबंधित जन समाज की स्वतंत्र इच्छा के अनुरूप हो। घोषणा पत्र में नाजी जुल्म को सदा के लिए समाप्त कर देने की बात भी कही गई थी, अतः सोवियत संघ भी इस घोषणा में शामिल हो गया। अब देखिए, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण होता है और यही से जो है आप जानते हैं, लास्ट में जब आत्मसमर्पण होता है जापान का, तो उससे कुछ दिन पहले ही, आत्मसमर्पण से पहले, अमेरिका उसके दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराता है, जिससे क्या कहते हैं, जापान जो है आत्मसमर्पण कर लेता है। तो वो क्यों गिराता है, उसके पीछे की कहानी यही है कि पर्ल हार्बर पर जो है जापान का आक्रमण होता है इस कारण से। तो जुलाई 1941 में जापानियों ने हिंद चीन इंडो चाइना में वियतनाम पर कब्जा कर लिया था। अक्टूबर में जापान में और भी आक्रामक रुख वाली सरकार पदारूढ़ हुई और उसका प्रधान जनरल हिदेकी टोजो था। जापानी बम वर्षक विमानों ने हवाई द्वीप पर्ल हार्बर में स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिकी यह मान रहा था कि अगर जापान ने आक्रमण किया भी तो वह उस क्षेत्र के ब्रिटिश और डच उपनिवेशों पर ही हमला करेगा। इस जापानी कार्रवाई के लिए संयुक्त राज्य बिल्कुल तैयार नहीं था और बमबारी में संयुक्त राज्य के 188 विमान और बहुत से पोत, क्रूजर तथा अन्य नौसैनिक जहाज ध्वस्त हो गए और 2000 से अधिक सैनिक मारे गए। 8 दिसंबर को संयुक्त राज्य ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और 11 दिसंबर को जर्मनी और इटली ने संयुक्त राज्य के खिलाफ तथा संयुक्त राज्य ने इन दोनों देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब देखिए, सही मायनों में अब जाके जो है विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। देखते हैं किस प्रकार से। देखिए, सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण, पर्ल हार्बर पर जापानी हमला और संयुक्त राज्य की लड़ाई में उतर जाना 1941 की, इन घटनाओं ने इस युद्ध को वास्तव में विश्व युद्ध में परिणत कर दिया था। अभी तक तो जो युद्ध चल रहा था वो यूरोप के अंदर ही चल रहा था। अब धीरे धीरे जो है इसका विस्तार, जैसे जापान और
अन्य देशों पर पड़ने लगा था। 1942 के अंत तक जापान ने प्रशांत क्षेत्र में कई द्वीपों, फिलीपींस, इंडोनेशिया, बर्मा, मलाया, सिंगापुर और थाईलैंड पर कब्जा कर लिया। इस समय फांसीवाद विरोधी गठबंधन कायम हुआ, जिसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हुए। और आगे देखिए, विंस्टन चर्चिल ने इसे महान गठबंधन की संज्ञा भी दी। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य एक साथ होकर संयुक्त कमान के अधीन लड़े। अपरिमित परिणाम में युद्ध सामग्री का उत्पादन किया गया, और जिसमें 3 लाख विमान और 85,000 टैंक भी शामिल थे। संयुक्त राज्य को विजय का शस्त्रागार कहा गया था, और सोवियत संघ ने जनरल डिगाल की मान्यता दी, जिसने बाद में समस्त स्वतंत्र फ्रांसीसियों की एक काम चलाऊ सरकार गठित कर ली। अब देखिए स्टालिनग्राड की लड़ाई, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 1942 के पूरे दौर में यूरोप में यह युद्ध लगभग पूर्ण रूप से सोवियत सेना तथा जर्मनी और उसके मित्र देश रोमानिया और बुल्गारिया की सेनाओं के बीच में लड़ा गया। मार्च 1942 में हिटलर ने दावा किया था कि लाल सेना को इसी ग्रीष्म में कुचल दिया जाएगा। जुलाई में जर्मन सेना ने स्टालिनग्राड, अब जो वोल्गाग्राड के नाम से प्रसिद्ध है, तो स्टालिनग्राड पर आक्रमण किया और मध्य सितंबर तक वह स्टालिनग्राड की सीमाओं पर पहुंच गई। उसके बाद वह संघर्ष आरंभ हुआ, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा एकल शक्ति परीक्षण कहा गया था। नवंबर के मध्य तक जर्मन सेना स्टालिनग्राड के अंदर और आसपास पहुंच चुकी थी, और नवंबर के आखिरी दिनों में स्टालिनग्राड में और उसके आसपास मौजूद जर्मन सेना को सोवियत सेना ने घेर लिया। अब देखिए आगे क्या होता है। तो घेरे में पड़ी जर्मन सेना के कमांडर जनरल पालास ने 24 जनवरी 1943 को खबर भेजी कि जर्मन सेना के जो सैनिक बचे हुए हैं, उनमें से 20,000 शीत छत फ्रास्ट बाइट से पीड़ित हैं, और उनके पास लड़ने को हथियार नहीं है, और वे भूखे मर रहे हैं। 31 जनवरी 1943 को पालस ने आत्मसमर्पण कर दिया। आगे देखिए, स्टालिनग्राड की लड़ाई 5 महीने चली, जिससे दौरान वह शहर मलबे का ढेर बन गया था। इस लड़ाई में जर्मन पराजय को इतिहास में किसी भी जर्मन सेना की सबसे गहरी शिकस्त कहा गया, और जर्मनी और उसके मित्र देशों को इस लड़ाई में 3 लाख सैनिकों से हाथ धोना पड़ा। जुलाई 1941 में सोवियत सरकार ने ब्रिटेन से जर्मन अधिकृत फ्रांस पर आक्रमण करके एक दूसरा मोर्चा खोलने का आग्रह किया, लेकिन ब्रिटेन इस पर सहमत नहीं हुआ। मई और जून 1942 में सोवियत संघ ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य से पुनः दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य ने नया मोर्चा खोलने की बजाय अपनी सेना को उत्तर अफ्रीका भेजने का फैसला किया, और 1943 के मध्य में जर्मनी और उसके मित्र देशों की सेनाओं ने सोवियत सेना के खिलाफ एक और भी जबरदस्त मुहिम छेड़ी, और उन्हें करारी हार का मुंह देखना पड़ा, और उनके तकरीबन 5 लाख सैनिक मारे गए, और इसे जो है कुसर की लड़ाई कहते हैं। अब देखिए यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय, अब देखते हैं किस प्रकार से होती है। तो 1943 में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य ने पश्चिमी यूरोप में अपनी आक्रामक कार्रवाई 1944 तक के लिए स्थगित रखने का फैसला किया था, और कुसर की लड़ाई में सोवियत संघ की विजय के बाद उन्होंने सिसिली पर आक्रमण किया। सिसिली कहाँ पर है, तो ये इटली का एक राज्य है। इटली में व्यापक असंतोष फैल गया था, बार बार हड़तालें हो रही थी। इतालवी सेना को हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी थी, और उसने भारी संख्या में मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया था। 25 जुलाई 1943 के दिन मुसोलिनी को बर्खास्त कर दिया गया, और एक नई सरकार सत्तारूढ़ हुई। 3 सितंबर को मित्र राष्ट्रों की सेनाएं दक्षिण इटली पर चढ़ गईं, और इटली ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 10 सितंबर को जर्मन सेना ने रोम सहित उत्तरी इटली पर कब्जा कर लिया, और उन्होंने मुसोलिनी को नज़रबंदी से रिहा करवाया, जिसने जर्मन संरक्षण में उत्तरी इटली में अपनी सरकार स्थापित की। दक्षिणी इटली में एक नई सरकार बनाई गई, जिसने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और 1944 में फांसीवादी सेनाएं सोवियत प्रदेशों से निकाल बाहर की गई। जो सोवियत सेना ने फिनलैंड को, जो जर्मनी का मित्र देश बन गया था, उसे भी हरा दिया, और यूरोप के देशों जैसे पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया के अधिकतर हिस्सों को मुक्त करा लिया गया। जून 1944 में मित्र राष्ट्रों ने पश्चिमी यूरोप में दूसरा मोर्चा खोला, और 6 जून को, जिसे डी डे कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार किया गया दिन, तो डी डे कहा जाता है, और फ्रांस के उत्तरी हिस्से में नारमेंडी के समुद्र तट पर मित्र राष्ट्रों की सेना की पहली खेप उतरी। और जुलाई के अंत में फ्रांस में उतारे गए मित्र राष्ट्रों के सैनिकों की संख्या 16 लाख तक पहुंच गई थी। उनकी कमान जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर के हाथों में थी, जो बाद में संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति बना।
जर्मनी ने आखिरी बार प्रत्याक्रमण बेल्जियम के आर्डेनीज क्षेत्र में दिसंबर 1944 में किया और यहाँ की लड़ाई को बल्ज की लड़ाई कहते हैं। अब देखिए जर्मनी का आत्मसमर्पण और इसी के साथ जो है द्वितीय विश्व युद्ध मतलब इसके बाद इसके साथ नहीं सॉरी हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिराए जाते हैं तो उसके साथ खत्म होता है। देखिए 23 अप्रैल 1945 को इटली के उन इलाकों में एक विद्रोह हुआ जो अब भी फांसीवादियों के नियंत्रण में था। 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी को, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, मृत्युदंड दिया गया और इटली में मौजूद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही इटली में फांसीवाद समाप्त हो गया। जनवरी 1945 में आरंभ होने वाले सोवियत हमलों ने पूर्व जर्मनी की प्रतिरोध शक्ति को तार तार कर दिया था। आगे देखिए 17 जनवरी 1945 को वारसा को, 13 फरवरी को बुडापेस्ट को और 13 अप्रैल को वियना को मुक्त करा लिया गया और सोवियत सेना ने जर्मनी में प्रवेश किया और 25 अप्रैल तक बर्लिन पर घेरा डाला जा चुका था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली और उसी दिन सोवियत सेना ने राइक्सटाग भवन पर लाल झंडा फहरा दिया। 7 मई 1945 को जर्मनी ने संयुक्त राज्य, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के प्रतिनिधियों के सामने जनरल आइजनहावर के राइम्स स्थित मुख्यालय बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और 8 मई 1945 को जर्मनी ने बर्लिन स्थित सोवियत मुख्यालय में दूसरा आत्मसमर्पण किया और 11 मई 1945 को चेकोस्लोवाकिया को आज़ाद करा लिया गया और इसी के साथ यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। अब देखिए जापान का आत्मसमर्पण, अभी भी जापान लड़ ही रहा था। देखिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद भी युद्ध चलता रहा। चीन के मंचूरिया, कोरिया तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में जापान के पैर अभी मजबूती से जमे थे। संयुक्त राज्य के एक विमान ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया और इन बमों से दोनों नगरों में 3,20,000 से अधिक लोग मारे गए। जापान ने 15 अगस्त 1945 को हथियार डाल दिए और 8 अगस्त को सोवियत संघ ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। अगस्त के अंत तक जापानी सेना मंचूरिया में सोवियत संघ की सेना के समक्ष, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना के आगे और चीन में चियांग काई शेक तथा चीनी साम्यवादियों की सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी थी और 2 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और किस प्रकार से सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन की जो ये गठजोड़ था, इसने जो है जर्मनी, इटली और जापान के गठजोड़ को हरा दिया और इसी के साथ जो है जर्मनी पर जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया जाता है और इसी के साथ जो है ये पूरा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर से जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों एक खास बात कि ये महेश पंडवाल की जो हिस्ट्री थी ये पूरी समाप्त हो गई 60 चैप्टर्स से एक बुक में और हमने पूरा कवर कर डाला। फर्स्ट चैप्टर से लेकर 60 चैप्टर तक इसकी पूरी रीडिंग हमने कर डाली। तो अब जो है हम लोग अगली कोई बुक शुरू करेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।